जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एडवोकेट इब्राहिम हरबिज जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे जिस तरह से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और आपने जो है पनवेल के 4 लड़कों को जो है इस मामले से जमानत दिलवाई है और उस पर कई संगीन इल्जामात हैं। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से लेकर यूएपीए एक्ट के तहत इन पर जो है पाबंदी आयद की गई है। तो क्या है पूरा मामला, बताएं इब्राहिम जी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो पनवेल वाला मामला आपने जिक्र किया है सही बात है कि वहाँ पे से जो है बहुत सनसनीखेज बना के जो है महाराष्ट्र एटीएस ने 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया था। उन पर इल्ज़ाम ये था कि वो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ख़तरनाक प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। इसके तहत जो है सेक्शन 10 के अंडर में उनको यूएपीए के अंडर में उनको अरेस्ट किया गया था और ये महाराष्ट्र एटीएस की कार्रवाई थी। रातों को इन लोगों रात के अंधेरे में जो है इन लोगों को अरेस्ट करने का वक्त बताया गया और इनको जो है पनवेल की जो है निचली अदालत यानी मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया गया। मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करने के बाद जो है मसला ये पता चला कि आपको इस मसले से पहले जो है उससे 10 दिन पहले जो है जाना पड़ेगा, तब आपको इस मसले की हकीकत पता चलेगी। हुआ यूं कि 10 दिन पहले जो है मुझे एक लड़के का फ़ोन आया और उसने कहा कि जो है मेरे वालिद साहब को जो है पुलिस वाले लेकर गए हैं और कोई जो है हमारा केस ले नहीं रहा है। मुझे एक सोशल वर्कर ने मुझे आपका ये नंबर दिया है और आप मेरी मदद करिए। मैंने कहा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जो है वो पीएफआई नाम की ऑर्गेनाइजेशन में जो है कुछ काम किया करते थे और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गई है, तो जो है मेरे वालिद साहब को लेकर गए। तो मैं तो उस दिन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अपने एक जूनियर को जो है जो मेरे पास काम करते हैं, वो पनवेल का ही काम देखते हो, मैंने उनसे फ़ोन किया और कहा कि भाई आप ये मैटर देख लीजिए। वो उस मैटर में अपीयर हुए। वहाँ पर एलिगेशन एटीएस का ये था कि ये जो आदमी है इसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन ये जो है प्रोटेस्ट कर सकता है पीएफआई के। तो कोर्ट ने, निचली अदालत ने कहा कि प्रोटेस्ट करना तो बेसिक और फंडामेंटल राइट है, इसके लिए मैं इसको अरेस्ट नहीं कर सकते, तुम इसको छोड़िए। तो पुलिस को वो बात हजम नहीं हुई, तो पुलिस ने क्या किया कि उस कोर्ट से निकाला और एटीएस की स्पेशल कोर्ट में उसको लेके गए। और वहां जाने के बाद जो है पता नहीं जज साहब से उन्होंने पता नहीं क्या कहा। आखिर में जज साहब उसे रेडी हो गए। जज साहब ने कहा कि मैं इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजूंगा, पुलिस की कस्टडी में नहीं भेजूंगा। और उन्होंने तकरीबन 8 दिन का उसको जुडिशियल कस्टडी दी, लेकिन उसमें कंडीशन लगाई कि इसके वाइफ को 2 घंटे से मिलने देना, इसको हेल्थी फूड देना, इसका मेडिकल चेकअप करवाना, रोज वगैरह वगैरह का उन्होंने ये किया। मेरे जूनियर का मुझे फ़ोन आया, कहा कि सर ऐसा ऐसा मामला है और उन्होंने प्रिवेंटिव के नाम पे उसको अरेस्ट कर लिया है, यानी जेसी हो गया। मैंने कहा जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 दिन हो गए। 8 दिन होने के बाद वो आदमी रिलीज हो गया, कोर्ट ने उसको रिलीज कर दिया। रिलीज होने के बाद ये मामला हुआ कि जो अक्यूज जो है रिलीज हुआ था वो मेरे जूनियर के पास जो है आगे क्या लीगल प्रोसीजर है ये पूछने के लिए उनके ऑफिस पर गया और उनके ऑफिस पर जाके जो है उनसे लीगली जो है चीज़ों को समझा कि भाई ये क्या क्या प्रोसीजर होता है। और वो वकील साहब ने मुझे इन्फॉर्म भी किया कि वो अक्यूज आया था सर, और मैंने उसको ये बताया कि जो है अगर कोई वो चार्जशीट फाइल करते हैं तो हम उसके बाद देखेंगे, या फिर उन्होंने कोई एफआईआर वगैरह तो किया नहीं है, ऐसा कह के उन्होंने ये कर दिया। मैं भी उसकी जगह ये हो गया। हुआ ये कि उससे 1 दिन बाद जो है वकील साहब को हमारे नोटिस आ गया 160 का एटीएस की तरफ से, एटीएस काला चौकी की तरफ से। तो मैंने कहा वकील साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, कोई मसला होगा इसलिए वो पूछने बुला रहे होंगे। और ये कहे कि वकील साहब चले गए। रात देर तक वकील साहब जब रिप्लाई नहीं किए तो मैंने वकील साहब के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की, तो पता चला कि वकील साहब कोला चौकी पुलिस स्टेशन गए तो थे लेकिन जो है वापस नहीं है। तो रात बहुत हो चुकी थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या होगा। कि मैंने कहा कि सुबह तक इंतजार कर लेते। सुबह मुझे फिर उसी लड़के का फोन आया जिसका पहले फोन आया था कि वालिद साहब को जो है अरेस्ट कर लिया है और फिर से अरेस्ट कर लिया है और वो वकील साहब को भी अरेस्ट कर लिया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि मेरे जूनियर को क्यों अरेस्ट किया गया भाई। और मैं जो है पनवेल कोर्ट पहुंच गया। वहां पर एटीएस ने बताया कि हम जो है 4 लोगों का अरेस्ट किया गया है। मैं अपने जो है मेरे जो जूनियर थे उनसे भी मिला और वो जो क्लाइंट था हमारा उससे भी मिला। मैंने कहा कि क्या एलिगेशंस है, तो जो है उन्होंने कहा कि इनका एलिगेशन ये है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन बैन होने के बावजूद भी मेंबर्स की जो है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की जो है एक मीटिंग की, खुफिया मीटिंग की, जिसके अंदर हम देश के अगेंस्ट में जो है कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये एलिगेशन उनके है।
मैंने वकील साहब से पूछा कि वहाँ क्या बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर ये आया, मुझसे पूछा कि भाई क्या केस है और अब आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या मुझे ऐसे ही पुलिस कभी भी अरेस्ट करेगी, और मैंने इसको लीगल प्रोसीजर समझाया, यही बात हुई और क्या हुआ। और ये जो बाकी के 2 लोग हैं इनको नोटिस आया था किसी किस्म का कि जो है उसके बारे में ये जो है मुझसे पूछने आए थे कि भाई हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है क्या, हमको भी अरेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए हमको बेल के लिए क्या पेपर वगैरह बनाने। तो मैंने उनसे बताया कि फिर मैं कोर्ट के सामने गया, मैंने कोर्ट के सामने जबरदस्त बहस की कि क्या चल रहा है। एक जो है कोर्ट ने कोर्ट ने देखते ही जो है उसको पहचान लिया, कहा ये तो वही है ना जिसको आप लोग पहले लेकर आए थे। एटीएस ने कहा हाँ ये वही है। कहा इसको फिर से ले आए हो? तो कोर्ट ने उन्होंने कहा कि नहीं अब ये जो है हम नए सीरियस चार्जेस में इसको लेकर आए हैं। मैंने कोर्ट से कहा कि सबसे पहली बात, क्या कोई वकील जो है किसी को लीगल एड दे रहा है तो ये इलीगल है? कोर्ट ने कहा कि कौन सा वकील को किया गया है? मैंने कहा कि ये अक्यूज मेरा क्लाइंट है, ये मेरा जूनियर है और ये मेरा क्लाइंट है अभी। कोर्ट ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है, एक वकील को कैसे आप कर सकते हैं? बोले नहीं ये भी जो है मेंबर है उसका और फला और ऐसा वैसा पुलिस ने कहा। मैंने कहा कि सर ऐसी बात नहीं है, मैंने कोर्ट को बताया। दूसरा मैंने कहा कि सर ये जो है बेलेबल ऑफेंस है, तो पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में बेल दे देनी चाहिए थी एज पर जो है जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसके हिसाब से। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ आपको जजमेंट बेल दे देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं सेक्शन 10 में ये भी है कि कोई जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन अगर जमा करता है, डेडली वेपन्स यूज करता है किसी को मारने के लिए, तो हाँ तो उसके लिए लाइफ टर्म जो है सजा है, इसलिए वो नॉन बेलेबल है। तो मैंने कहा कि अगर ये आज कोर्ट में बता दें कि कोई जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन इनके पास से जब्त हुआ है, मैं फौरन अपना वकालतनामा निकाल के इस कोर्ट से बाहर चला जाऊंगा। तो सरकारी वकील एकदम ये हो गए, उन्होंने कहा हाँ अभी बता देते हैं। मैंने कहा बताइए। तो पुलिस जो है एक बंदूक लेकर आई, बताइए ये बंदूक है। मैंने कहा ये बंदूक है? बोले हाँ ये बंदूक है। मैंने कहा की बंदूक है? बोले बंदूक है, आर्म्स में आता है। मैंने कहा कोर्ट से कहा कि जनाब ये फुग्गे फोड़ने वाली बंदूक है, मेले में आप जाते हैं ना 1 रुपए के 4 बंदूक जो है वो फुग्गे फोड़ते हैं, ये वाली वो बंदूक है। और एज पर द डेफिनेशन ऑफ आर्म्स एक्ट इसके अंडर में नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, किसी की जान नहीं ले सकती है। आज आपने ये दिया है, कल को जो है छैया करने वाली बंदूक होती है ना, वो लेकर आ जाएंगे ये लोग और बोलेंगे ये आतंकवादी है। नहीं, जिस तरह से पीएफआई पर इल्जाम लगे हैं वो आईएस और जमीयतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के कांटेक्ट में थे और बैरून मुमालिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ के जो एडमिन है वो पीएफआई के वर्कर्स को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देते थे, बात करते थे, व्हाट्सएप ग्रुप बताया एटीएस ने। इस तरह की बातें भी जो है आई है सामने। और जो नोटिफिकेशन में कहा गया उसमें यह बताया गया है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पीएफआई का लिंक है और जो नोटिफिकेशन है उसमें कई संगीन इल्जामात है और इसीलिए उस पर पाबंदी आयद की गई। इस पर क्या कहना आपका? देखिए मैंने आज तक बहुत सारे जो है ना बैन ऑर्गेनाइजेशन के नोटिफिकेशंस पढ़े हैं। एक प्रोसीजर होता है उसका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होते हैं वो बैन का प्रोसीजर करते हैं और उसके लिए एक स्क्रूटिनी होती है लीगल प्रोसीजर की वगैरह। लेकिन जो है मैंने आज तक जितने बैन ऑर्गेनाइजेशन के नोटिफिकेशन पढ़े हैं उसमें सबसे कच्चा और कमजोर नोटिफिकेशन ये आया है। साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जिस तरह सरकार जो है उस पे इल्जाम लग रहे हैं कि वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जो है अपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट में कर रही है, उसी तरह ये साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी के दबाव में आके, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि देश की जो संस्था है एनआईए जो संस्थान है और जो सरकार है होम मिनिस्ट्री है, वो किसी के दबाव में आके उन्होंने पीएफआई के ऊपर जो है लॉ का गलत इस्तेमाल करके जो है उसको पीएफआई पर संगीन इल्जाम आयद किए। लॉ जिहाद के मामले में पीएफआई का नाम सामने आता है, दूसरे तमाम मामलात में पीएफआई का नाम सामने आता है, आरएसएस के वर्कर को मारने में पीएफआई का नाम सामने आता है, बीजेपी के लीडर को टारगेट करने के मामले में पीएफआई का नाम सामने आता है। तो पीएफआई जो है एक शिद्दत पसंद तंजीम है, ये बताया गया है उसमें। देखिए जहां तक आपने लव जिहाद का मामला बताया उसमें तो क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। हादिया का मैटर था, मुझे आज तक याद है। मेरा जो है पीएफआई से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं पेपर पढ़ता हूं और जो है पीएफआई जब ये केस मेरे पास आया उसके बाद से मैं पीएफआई को लगातार उसका पास्ट और उसका जो है जो भी चीजें अभी हुई है रिसेंटली, वो मैं बहुत बारीकी से उसको एक एक चीज को मैं स्टडी कर रहा हूं। जहां तक आपने बात कहा कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन का उनका लिंक था,
वो जो सेक्रेटरी साहब ने बताया है जो है जो बैन का नोटिफिकेशन है, जिन केसेस को साइट करके बताया है, उन केसेस में ऑलरेडी जिन लोगों को पीएफआई का मेंबर बोल के, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बोल के अक्यूज बनाया गया था, उसमें कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये पाबंदी जो है वो गलत तरीके से लगाई गई है? बिल्कुल, ये कानूनी जो है बहुत, मेरा साफ साफ कहना है कि एनआईए एक्ट का और यूएपीए एक्ट का इसके अंदर जो है बिल्कुल बेजा जो है गलत इस्तेमाल किया गया है, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल। देखिए, जब यूएपीए अमेंड हो रहा था, एनआईए अमेंड हो रहा था ना, तो देश की एक जो है, मैं भी पढ़ रहा था और वो सारी डिबेट देख रहा था पार्लियामेंट की, तो महुआ मोइत्रा नाम की एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोलकाता की, कोलकाता ने आई थिंक मेरे ख्याल से जो है पश्चिम बंगाल की कहीं की है वो, तो उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे उसमें उठाए थे। उन्होंने स्पीकर साहब से कहा था कि अगर आप इतनी खुली छूट दे देंगे ना तो सरकारें तो बदलती रहेंगी, इस मुल्क में कोई भी जब जाएगा जिसको चाहेगा आतंकवादी घोषित कर देगा। इसका एक प्रोसीजर होना चाहिए और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होना चाहिए। हम अपने ही लोगों को ऐसे जो है आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते। तब जो है स्पीकर साहब ने हंस के कहा था कि ये आतंकवादियों के लिए, आपके लिए नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि पुलिस स्टेट या एनआईए स्टेट या एटीएस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। अब देखिए, पहली बात तो ये कि पूरे मुल्क में एनआईए ने कार्रवाई की, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में एक भी कार्रवाई एनआईए ने नहीं की। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाच रही है एटीएस। अगर इतना ही अगर सही है तो जो है एनआईए कार्रवाई करती। चलिए मान लेते हैं एज पर द यूएपीए और एज पर द एनआईए एक्ट एटीएस को इनिशियल काम करने की जो है इजाजत है, लेकिन एज फार एज पॉसिबल एटीएस को मैटर जो है एनआईए को ट्रांसफर करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही है एटीएस ट्रांसफर? क्योंकि उनको पता है हम ये एफआईआर भेजेंगे ना वहां पर तो जो है एनआईए लेगी नहीं इसको, क्योंकि एनआईए की जो है ना इज्जत का सवाल आ जाएगा, ये सारे जो है ना बेकसूर छूट जाएंगे और एनआईए का क्रेडिट खराब होगा। कल को पार्लियामेंट की रिपोर्ट में आएगा कि जो है इतने जो है लोगों को, बेगुनाह लोगों को जो है हरास करने का काम जो है एक्विटल आएगा। इसलिए एनआईए जो है एटीएस उनको ट्रांसफर नहीं कर रही है और जो है एनआईए वो लेगी नहीं, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि जितने एफआईआर मैंने पढ़े हैं अब तक, मैं जो है बहुत बारीकी से जो है तकरीबन 4 से 5 एफआईआर की, तकरीबन 4 से 5 एफआईआर जो है, एक मुंबई की है, एक नासिक की है, एक औरंगाबाद की है और एक नांदेड़ की है। इन सारी जगहों की एफआईआर मैं पढ़ चुका हूँ और सारे सेम एलिगेशन है। एलिगेशन क्या है? इतने खतरनाक अल्फाज में एलिगेशन लगाए गए हैं कि भारत की संसद द्वारा पारित किए हुए कानून का विरोध इन्होंने किया है। तो इस मामले में तो सभी गुनहगार हो सकते हैं। सभी गुनहगार। इस मुल्क में जो है एक फार्म एक्ट लॉ जो है पास किया और कई जो है तकरीबन 1 साल तक जो है किसानों ने उसके ऊपर विरोध किया। क्या वो सब आतंकवादी है? कई जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो किसी भी कानून पास करने के बाद जो है संसद के बाहर जो है गांधी के स्टैचू के पास खड़े रह के उसका विरोध करते हैं, वो सब आतंकवादी है। एटीएस का ये कहना है कि एहतजाज करना जो है वो अब जुर्म के जमरे में आता है। अली साहब, सिर्फ एहतजाज करना नहीं, अब तो एटीएस नया कानून लेकर आएगी। अगर कोई वकील जो है कोर्ट में भी इनके खिलाफ खड़ा होगा तो हम उसको भी आतंकवादी डिक्लेयर कर देंगे। जो केस जो है पनवेल के मैटर में जूनियर के साथ में जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जूनियर, और दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। एडवोकेट सादिक कुरैशी को जब अरेस्ट किया गया, और वो रिनाउंड लॉयर था, यूएपीए के बारे में रिसर्चर, बहुत जो है मशहूर था वो रिसर्चर, और हम सब उसको जानते थे कि वो यूएपीए और जितने भी रेप्रेसिव लॉज है। ऐसा किया जा सकता है? किसी वकील को गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है एटीएस अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। एटीएस अपने पावर्स का और यूएपीए के जिन प्रोविजन का जो है वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने विरोध किया था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, आज वही गलत इस्तेमाल जो है एजेंसीज कर रही है। कि जो है 43D ला दिया गया कि भाई कोई भी, हमने खाली जुमला भी कह दिया कि भाई ये आतंकवादी है, या आतंकवादी जो है ऑर्गेनाइजेशन से इसका लिंक है, तो कोर्ट उसको जमानत ना दे। जहूर अहमद वटाली का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें कोर्ट ने कहा कि भाई कानून ऐसा है, हम क्या करेंगे। नहीं, जो ये पीएफआई के ताल्लुक से ये इल्जाम लग रहा है कि बैरून मुल्क में जो है वो सरगर्म थी और उसके एडमिन जो थे सोशल मीडिया के, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अरब अमारात से ताल्लुक रखते थे। इस पर क्या कहना है? देखिए, सारे जो है फेक जो है एलिगेशंस है। इसका हकायक से मुझे अब तक जो मेरे सामने पेपर, क्योंकि कानून पेपर्स मानता है, सबूत मांगता है। आप जो है ये कोई डिबेट का जो है अर्नब गोस्वामी का जो है चैनल नहीं है जहां पे आप कुछ भी और जो है सरीना होटल के 6 फ्लोर बना देंगे और जो है ख्वाबों में सरीना होटल के 6 फ्लोर चल जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। कोर्ट जो है कानून जो है सबूत मांगता है। आप क्या लगता है इस केस में कोई ऐसे सबूत
मजबूत सबूत एटीएस के पास नहीं, आपको क्या लगता है? सबूत क्या है पता हूं मैं आपको? जी। कानून की किताब थी, उस लॉयर के पास यूएपीए का बैरक था, इसलिए वो आतंकवादी है। उसके पास एक जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के जो है प्रोसीडिंग थी, कोर्ट के जो पेपर्स होते हैं ना, यानी कि कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, ये किया, उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग के जो है सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए वो आतंकवादी है। वो चीता कैंप में गरीब लोगों को जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते थे उनको लीगल एड दे रहा था। ये बहुत संगीन जुर्म है। एक तो सबसे पहली बात, आप तो खुद वकील हो के संगीन जुर्म बता रहे हैं। बिल्कुल, एटीएस की नजर में बहुत संगीन जुर्म है, ये उनका कहना है, एटीएस के वकील का कहना है कि बहुत संगीन जुर्म है। एक तो पहले ये वकील, दूसरा इसने जो है चीता कैंप में जाके मुसलमानों को लीगल एड दिया साहब, ये इसलिए ये आतंकवादी है। तो अब मुझे क्या अमेंडमेंट हो चुका है ये सब चीजें? नहीं, ये एटीएस का खुद का अमेंडमेंट है ये। अच्छा। एटीएस ने अपने दिल से अमेंडमेंट बना लिए हैं। अब उनको जो है लॉ की कोई ये जरूरत नहीं है, जो अपना दिल कहेगा वो अपने हिसाब से ये जो है अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। तो मेरे एलिगेशन के और जो है अभी जो पनवेल में हुआ इसके खिलाफ जो है मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। वो मेरा बाज़ाब्ता जूनियर है, अगर उसको अरेस्ट किया जा सकता है तो मुझे भी अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कि अब जो है एजेंसी ये कह रही है कि हम जो है मनमानी करेंगे और जो है हम इसके खिलाफ कोई कोर्ट में वकील भी नहीं जाएगा। अगर कोई वकील जाएगा हम उसकी भी जो है अरेस्ट करने का काम हम करेंगे। बिल्कुल, उसके लिए कॉशिंग ऑफ 482 सीआरपीसी के अंडर में मैं जाऊंगा और जो है आर्टिकल 226 के अंदर जो 4 टाइप की रिट्स होती हैं उसमें डायरेक्शन वाली कोर्ट से मैं डायरेक्शन मांगूंगा कि साहब मुझे बताया जाए कि क्या लीगल एड देना किसी जो है अक्यूज को, क्या लीगल एड देना अगर गुनाह है, अगर ये गुनाह है तो सब हिंदुस्तान का जो है सबसे बड़ा जो वकील है वो भी इसमें गुनाह है। एडवोकेट जो है सिब्बल, कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने हादिया वाला जो है केस लड़ा था, हादिया वाला केस रेनाउंड वकील जो है एडवोकेट सिब्बल साहब ने लड़ा था। तो सबसे पहले स्टार्ट उनसे करिए अरेस्ट करने से। संविधान और बार एक्ट हमको ये जो है इजाजत देता है कि हम तो जो है उसको लीगल एड दे सकते हैं एज पर जो है हम वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हिंदुस्तान ने तो अजमल कसाब जैसे दहशतगर्द की भी जो है वकालत के लिए तराजी करवाया और बाज़ाब्ता तौर पर उसका मुकदमा चला। तो इस सिलसिले में क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये देखिए, मनमानी जो है एजेंसी अपनी तरफ से कर रही है। जो है एजेंसी को जो है बस दिखाना है कि हम कोई रिजल्ट दे रहे हैं। एजेंसी को जो है बस लग रहा है कि मीडिया में बहुत वाहवाही हो रही है तो इसलिए जो है हमने बड़ा तीर मार लिया है। जो है ये जो है कोई कानून के रूह से कोई कार्रवाई हुई नहीं है और ये बहुत नाजुक मामला है। ये आपका कहना है कि कमजोर केस है? ये बहुत ज्यादा कमजोर केस है, बहुत ज्यादा कमजोर केस है। इसको सही तरीके से लड़ा जाए ना तो ये जगह पे बर्खास्त होने वाले केसेस मुझे लगते हैं और इसमें कोई एटीएस के जो है इन केसेस में दम नहीं है। एटीएस को इसमें 100% मुंह की खानी पड़ेगी। आप बस चार्जशीट फाइल होने का इंतजार करिए कि जो है चार्जशीट फाइल होगी तो उसके बाद जो है एटीएस को तकरीबन यूएपीए के प्रोविजन के हिसाब से 180 दिन का वक्त है। 180 दिन में जो है वो चार्जशीट फाइल कर सकती है। तो जो है वो ऑब्वियसली वो अपने जो है प्रिविलेज का पूरा इस्तेमाल करेंगे और जो है वो 180 दिन का पूरा इस्तेमाल करके जो है वो चार्जशीट फाइल करेंगे और जैसे ही चार्जशीट आएगी एटीएस की, मुझे लगता है कि एटीएस के केस की सारी खलई खुल जाएगी। उनके सारे मेन जो अक्यूजेशंस हैं यही के जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन खास तौर पे माइनॉरिटीज को जाके लीगली अवेयर किया, उनको जो है सेल्फ डिफेंस सिखाया, उनको जो है सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट किया। ये तकलीफ उनकी एफआईआर से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये तकलीफ है कि इन्होंने जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट का काम क्यों किया। ये जलन मुझे जो है और उनको ऐसा लग रहा है, उनकी जो कार्रवाइयों से लग रहा है कि साजिशी मीटिंग का इल्जाम भी लगाया है। बंद होने के बाद आप मीटिंग करते हो, पीएफआई की मीटिंग चालू होती है, जिस तरह से लोग जो है जमा होते हैं और पीएफआई ने तो अपनी तंजीम को खुद भंग कर दिया, उसको तहलील कर दिया गया, उसके बावजूद जमा होने का क्या मकसद? मैं वही तो बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों के ऊपर पीएफआई के मेंबर होने का एलिगेशन लगाया गया है, उनको अरेस्ट किया गया, मैंने उनकी जमानत कराई। जमानत होने के बाद वो लीगल उसके लिए मशवरे के लिए अगर मेरे ऑफिस में आते हैं तो क्या ये पीएफआई की मीटिंग है? जब आपको ये बात समझ में आ रही तो ये एटीएस को क्यों नहीं समझ में आ रही है? एक एडवोकेट के ऑफिस में, एक एडवोकेट के ऑफिस में जो उसका बाजाब्ता रिकॉर्ड पर वकील उसका है, उसके ऑफिस में जो है वो अपने क्लाइंट को मशवरा दे रहा है और एटीएस कह रही है कि ये आतंकवादी जो है गतिविधि है। मतलब किस, यानी कि कोई उसकी सर पैर यही नहीं है।
ये तो इब्राहिम हरबिट जो बता रहे थे कि जिस तरह से एटीएस ने जो केस पीएफआई पर ऐद किए हैं, जो इल्जामात ऐद किए गए हैं, उसमें कोई जो है ठोस सबूत एटीएस ने दिया नहीं है और बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाने का काम एटीएस, एनआईए और सेंटर एजेंसियां कर रही है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।